Good morning students. So today we will start with activity 6.8. So in activity 6.8 what we have to do is हमें थोड़ा सा टीस्पूनफुल यानी 1 चम्मच बराबर विनेगर लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब। देन उसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों को ऐड किया तो वहाँ से हिसिंग साउंड आएगी और हमें कुछ बबल्स दिखाई देंगे गैस के जो वहाँ से बाहर आ रहे हैं, और इस गैस को हम फ्रेशली प्रिपेयर यानी जो लाइम वाटर होता है तो उसमें इस गैस को हम ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। अब इसमें क्या चेंज होगा? सो विनेगर यानी एसिटिक एसिड है, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी। तो इनके बीच का रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज़ एज फॉलो। विद द हेल्प ऑफ फिगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे किस तरह से ये गैस कन्वर्ट हुई है या एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब पे गई है। सो एज यू कैन सी इन द फिगर, एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा ऐड किया हमने, कॉक के हेल्प से वो पूरे टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया, और एक पाइप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दूसरे टेस्ट ट्यूब से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें हमें लैब में मिल जाती है आसानी से। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। जब विनेगर और बेकिंग सोडा को दोनों को हमने मिक्स किया तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो जाके लाइम वाटर में ऐड होगी और लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। तो इसका रिएक्शन किस तरह से होगा? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर जब दोनों को हमने मिक्स किया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 प्लस हमें वाटर मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। सो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया थ्रू लाइम वाटर के पास, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ जिसके वजह से लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो गया। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब लाइम वाटर मिल्की कलर में कन्वर्ट हुआ तो वो उसका टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को यानी लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। सो इन एक्टिविटी 6.6 और 6.8 में हमने क्या देखा कि हर एक चेंज है वो न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा था। लाइक एक्टिविटी 6.6 में हमने देखा कि जो ऐश है वो एक न्यू सब्सटेंस था जो हमें मैग्नीशियम के जलने के बाद मिला था। एक्टिविटी 6.7 में हमने क्या देखा? रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट, आयरन के साथ जो उसने रिएक्शन किया वो और प्रोड्यूस किया आयरन सल्फेट और कॉपर। सो बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस। ये दोनों क्या है? न्यू सब्सटेंस। और कॉपर किस में डिपॉजिट हो गया था? शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन में, आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया था। देन 6.8 एक्टिविटी में हमने देखा कि विनेगर और बेकिंग सोडा एक साथ जब हमने उसको मिक्स किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जिसने लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर दिया था। सो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस हमें मिला उसका नाम बता सकते हो? दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। So a change in which one or more new substances are formed is called the chemical change. Chemical change is also called as chemical reaction. ऐसा change जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता हो उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं, और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। केमिकल चेंजेस हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी अगर न्यू सब्सटेंस को बनना है तो उसको केमिकल चेंज के वजह से ही वो बनेगा, वो रिज़ल्ट होता है केमिकल चेंज का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड का जो डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस। दैन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स कोई पकता है तो दैट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का सड़ना, ये सब केमिकल चेंज की सीरीज़ है। मेडिसिन जो हमें मिलती है, मेडिसिन वो एंड प्रोडक्ट होती है केमिकल रिएक्शन की। यूज़फुल न्यू मटेरियल्स, बहुत सारे न्यू मटेरियल्स हमें मिलते हैं जैसे कि प्लास्टिक्स है, डिटर्जेंट्स है, तो ये सब केमिकल रिएक्शन के वजह से मिलते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। तो हर एक जो न्यू मटेरियल डिस्कवर होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस।
सो अब आपको पता चल गया होगा कि हाउ केमिकल चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ। सो हमने देखा वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस, एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है केमिकल चेंज में। न्यू प्रोडक्ट्स के अलावा इन सारी चीज़ों में भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हीट या लाइट या फिर कोई भी रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब होते हैं या फिर गिवन ऑफ होते हैं, तो दैट इज़ केमिकल चेंज। साउंड में भी प्रोड्यूस, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, अ चेंज इन स्मेल दैट टेक्स प्लेस और न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, स्मेल चेंज हो गई है किसी चीज़ की या कोई किसी की न्यू स्मेल आ गई है। अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस, कलर अगर चेंज हो रहा है तो वो भी केमिकल चेंज है। अ गैस में भी फॉर्म्ड, कोई गैस फॉर्म होता है तो दैट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। सो यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन बना, जो जला था वो केमिकल चेंज था। कोल जलता है, वुड्स, लीव्स, ये सब केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। कोई भी सब्सटेंस का जो बर्निंग है वो केमिकल चेंज है। बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पेनिड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, और जब भी कोई चीज़ जलती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अगर हम वुड जलाते हैं तो वुड को जलाने के बाद जो हमें हीट मिलती है दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज। फायर वर्क का जो एक्सप्लोजन है, पटाखे जलाना, वो भी केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एक्सप्लोजन, पटाखे जब हम लोग फोड़ते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, कुछ गैस प्रोड्यूस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है। इसीलिए हमें एडवाइस दिया जाता है कि हमें ज़्यादा फायरवर्क्स यानी पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा डैमेज वो हमारे एनवायरनमेंट को पहुंचाती है। जब फूड स्पॉइल हो जाता है, लाइक खाना हमारा है वो सड़ गया है, तो उससे उसके वजह से फोल स्मेल यानी उसमें से गंदी स्मेल आती है। ठीक है, हमारा जब खाना सड़ जाता है तो उसमें से गंदी स्मेल आती है, तो क्या ये केमिकल चेंज होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के वजह से कुछ चेंजेस आ गए हैं। यू मस्ट हैव नोटिस किया होगा दैट द स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। देन तुमने देखा होगा कि अगर हम एप्पल कट करके रखते हैं और उसे हमने कंज्यूम नहीं किया है, तो कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें ब्राउन कलर चढ़ जाएगा। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, अगर नहीं देखा है कभी, तो एक एप्पल को लो, उसे कट करो और उसे कुछ देर के लिए रख दो। सेम एक्टिविटी अगर हम पोटैटो या ब्रिंजल को भी कट करेंगे और उसमें से भी कलर चेंजेस होते हैं, वो भी ब्राउन कलर के हो जाते हैं। The change of color in these cases due to the formation of new substances. Are not these changes chemical change? ये जो changes हुए हैं वो new substances form करने के लिए हुए हैं, तो क्या ये chemical changes होंगे? Chapter 5 में you neutralized an acid with base in neutralization a chemical change. Chapter 5 में हमने क्या किया था, एसिड और बेस को मिक्स करके जो केमिकल चेंज है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया था। ना वो एसिड था ना बेस था, तो क्या वो केमिकल चेंज हो सकता है? सो वी टॉक्ड अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो चलो रस्टिंग के पास वापस जाते हैं। तो दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज दैम। ये ऐसा चेंज है जिसके वजह से हमारे जो भी आयरन की चीज़ें हैं वो सारी रस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और रस्टिंग हमारे सारे आयरन की चीज़ों को ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन को हम किस लिए यूज़ करते हैं? ब्रिज बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, कार, ट्रक बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। हम लोग इतनी सारी चीज़ों में आयरन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसमें रस्ट लग जाएगा, उसमें जंग लग जाता है, तो वो चीज़ हमारे लिए बर्बाद हो जाती है और उसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। सो रस्टिंग का प्रोसेस इस तरह से है कि आयरन दैट इज़ Fe प्लस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, और ऑक्सीजन तो एयर में हर जगह है,
तो ऑक्सीजन प्लस उसमें अगर वाटर भी ऐड हो जाएगा, यानी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो वो रस्ट उसमें लग जाता है आयरन में। और रस्ट को हम क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, दैट इज़ Fe2O3। फॉर रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन वाटर प्रेजेंट है तो आयरन में रस्ट अपने आप लग जाएगा। इनफैक्ट अगर मॉइस्चर यानी द प्रेजेंस ऑफ वाटर एयर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग को हमें किस तरह से हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स ख़राब ना करें, तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। हमें आयरन आर्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और वाटर के वो कॉन्टैक्ट में ना आए, उससे बचाना चाहिए। और या फिर उसके लिए एक सिंपली वे है कि हम उस पर पेंट कर देते हैं। हम आयरन के ऊपर अगर पेंट कर देंगे तो पेंट की एक लेयर के वजह से वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसमें रस्टिंग भी नहीं होगी। इन फैक्ट दीज कोर्स शुड बी अप्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पेंट कर दिया तो वो रस्टिंग नहीं होगा ही नहीं कभी भी। हमें टाइम टू टाइम उसके ऊपर पेंटिंग करना पड़ेगा ताकि रस्टिंग ना लगे। Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc or iron. दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं मोस्टली कि आयरन के ऊपर जिंक या फिर क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है। So this process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. इस प्रोसेस को जब जिंक आयरन के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन पाइप्स हैं हम हमारे घर में यूज़ करते हैं टू कैरी वाटर, जो पानी आता है हमारे घर में उसका जो आयरन है वो यूज़ किया जाता है, तो वो गैल्वेनाइज्ड किया जाता है पहले से ही ताकि उसमें रस्टिंग ना हो जाए। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि घर के नल है या फिर कुछ भी है तो वो इतनी जल्दी रस्ट नहीं होते हैं। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन, शिप्स आयरन के बनते हैं और जो शिप है वो मोस्टली अंडर वाटर रहता है। तो ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप्स क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट। तुमने देखा होगा कि शिप जब जाता है तो बहुत सारा पानी है वो उसके आउटर सरफेस में भी आ जाएगा। जब शिप पानी में चल रहा है तो वो आउटर सरफेस में आता है, उसका भी वही पानी शिप के अंदर आ जाता है। तो ये सब को बचाने के लिए क्या किया जाता है? और सी वाटर है वो सॉल्ट होता है और सॉल्ट वाटर की वजह से रस्टिंग फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसीलिए शिप्स की जो कंपनीज़ है शिप बनाने की वो बहुत ज़्यादा डैमेज के वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है हर साल, क्योंकि बार बार उन्हें पेंट करवाना पड़ेगा। और अगर पेंट हमने नहीं करवाया है, गलती से कहीं पर को थोड़े भी रस्टिंग हो गया तो वो पूरा वहाँ का जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। सो दैट्स वाई शिप की जो कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज सफ़र करती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। पेंट करने के बाद भी उन्हें इतना ज़्यादा डैमेज है वो सफ़र करना पड़ता है। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ अ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। कुछ पार्ट है शिप का, अगर वो रस्ट हो गया तो वो उसको रिप्लेस करना पड़ता है उन्हें। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड? तो ये रस्टिंग की वजह से हम सोच सकते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड को कितना नुकसान होता होगा, क्योंकि बहुत सारी शिप्स है वो चल रही है पानी में, ऑब्वियसली उनको डील करना ही है। आयरन के अलावा कोई और मेटल नहीं है कि हम उसे यूज़ करें टू मेक अ शिप। सो इसके वजह से इतना ज़्यादा लॉस होता है हमारी पूरे वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा आयरन इसके वजह से हमारा लॉस भी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि जो सॉल्ट है वो हमें इवेपोरेशन की वजह से मिलता है फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर इवेपोरेट होगा तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। और जो हमें सॉल्ट मिल रहा है डायरेक्टली, हमने ऐसा तो नहीं कर सकते कि सी वाटर में से हमने पानी इवेपोरेट किया वो सॉल्ट को हम यूज़ करने लग गए।
नॉट एट ऑल, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉल्ट हमें मिला है वो प्योर भी नहीं है और उसका जो शेप है वो हम क्लियरली भी नहीं देख सकते। सो हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, इसीलिए बहुत सारे सब्सटेंस को उनके सॉल्यूशन से बनाया जाता है। सो फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन, ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जब हम कोई भी क्रिस्टल को प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं उनके सॉल्यूशन से, तो ये प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। और इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नाउ एक्टिविटी 6.9, हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, तो एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है और हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें ऐड करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी लिक्विड फॉर्म में होगा। फिर हम उसे हीट करेंगे और जब वो बॉईल होना स्टार्ट करेगा तो उसमें हम कॉपर सल्फेट का पाउडर है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन को स्टिर करते हुए उसमें ऐड करते जाएंगे। सो कंटिन्यू एडिंग इट, कंटिन्यू हम कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करते जाएंगे और तब तक उसे डिज़ोल्व करेंगे जब तक और ज़्यादा पाउडर हम उसमें ऐड ना कर सकें। फिर उस सोल्यूशन को हम फ़िल्टर करेंगे, अलाउ इट टू कूल, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब वो ठंडा हो रहा है तो हम वो सोल्यूशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसे बिल्कुल भी हम हिलाएंगे नहीं। देन लुक एट द सोल्यूशन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक हम सोल्यूशन को उसको देखेंगे। सो कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पर तुम्हें फिगर में दिखाई दे रहा होगा, तो नीचे क्रिस्टल्स यानी जैसे आइस अगर जम जाती है तो वो कैसे क्रिस्टल्स बना लेती है, तो इस तरह के क्रिस्टल्स हमें उसमें दिखाई देंगे। और अगर नहीं दिखाई दिया है तो वी विल वेट फॉर सम मोर टाइम टिल द क्रिस्टल्स अपीयर। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंज तो हमने पढ़ लिया। अब उसको आइडेंटिफाई करो कि हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं वो फिज़िकल होते हैं या केमिकल होते हैं।